कि वांगलिंग अपने स्टार कंपास और थंडर ड्रैगन पर उड़ते हुए आखिरकार यूनसिया प्लेनेट के बाहर पहुंच चुका था, जहां वांगलिंग देखता है कि यूनसिया प्लेनेट तो डेथ एनर्जी से घिरा पड़ा है। ये देखकर वांगलिंग भी सरप्राइज रह गया, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि गोल्डन फ्लेम और के अंदर तो एक्सट्रीम यंग एनर्जी होती है, तो आखिर यहाँ पर ये डेथ एनर्जी इतनी सारा अमाउंट में आई कहाँ से। सामने की तरफ मौजूद वो डेथ एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी, जिसकी वजह से प्लेनेट यूनसिया के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांगलिंग यहाँ पर अपने सेवन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ एनर्जी को काटकर फिर से यहाँ यूनसिया प्लेनेट के अंदर की तरफ आने लगा, जो जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। चारों तरफ डार्कनेस, बंजर और सूखे दरख्त थे। वांगलिंग यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि आखिर यहाँ के रहने वाले इनहिबिटर्स कहाँ है, क्योंकि वांगलिंग उन्हें देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक वांगलिंग को वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हुई, जिसे महसूस करते वांगलिंग फिर से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है और उसे जानने को मिलता है कि वो खतरनाक एनर्जी असल में एक पैरासाइट की बॉडी से आ रही थी, जिसे देखते ही वांगलिंग शॉक होकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो मून गेजर सरपेंट है, जो कि एक ड्रैगन की तरह दिखता है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे है। क्योंकि वांगलिंग को एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी से इस मून गेजर सरपेंट पैरासाइट के बारे में जानने को मिला था, जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप की होती है। इन्हें सर्वाइव करने के लिए एंशिएंट गॉड का ब्लड चाहिए होता है। एंशिएंट गॉड्स की बॉडी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी और ये भी उसी की बॉडी के अंदर या फिर उसके साथ रहते हैं। वैसे भी हर पैरासाइट बिल्कुल ऐसे ही अपने होस्ट के साथ चिपक कर खुद को सर्वाइव कराता है, जिससे नॉर्मली एंशिएंट गॉड की बड़ी सी बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। उल्टा एंशिएंट गॉड इस मून गेजर सरपेंट को एक स्पिरिट ट्रेजर की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये मून गेजर सरपेंट अपने थर्ड फॉर्म में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं और कहा जाता है कि जब एक एंशिएंट गॉड मारा जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ये मून गेजर सरपेंट भी उसी के साथ जान से मारा जाता है। क्योंकि वांगलिंग जब एंशिएंट गॉड लैंड किया था तो वहां पर बेशक एंशिएंट गॉड टूसी बहुत अरसे पहले मर चुका है और उसका जो मून गेजर सरपेंट है उसके भी कोई नामो निशान वहां पर मौजूद नहीं था। और वांगलिंग इसी बात को तो लेकर हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये मून गेजर सरपेंट कर क्या रहा है। क्या इसका मतलब कि यूनसिया प्लेनेट की गहराई में कोई ना कोई एंशिएंट गॉड होगा जो शायद मर चुका है और पता नहीं कैसे, लेकिन ये मून गेजर सरपेंट सर्वाइव करके अभी भी जिंदा है। और ये सोचकर भी वांगलिंग हैरान था कि अब तक आखिर ऑलहेमर स्टार सिस्टम इस बारे में किसी और को मालूम क्यों नहीं हुआ। ये सब सोचती वांगलिंग फिर से आसपास की जगह को स्कैन करते हुए कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से जल्दी गोल्डन फ्लेम और वेन्स हासिल करके यहाँ से निकलना होगा। यही सोचते हुए वांगलिंग प्लेनेट यूनसिया पर अगले 1 घंटे तक लगातार गोल्डन फ्लेम और वेन्स को ढूंढने लगा और उसे आखिरकार गोल्डन फ्लेम और वेन्स मिल भी गए थे, जिन्हें तलाश करने में वांगलिंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वांगलिंग जब उनके सामने पहुंच गया तो दूसरी तरफ लिन चुआन भी इस फ्लेम गोल्डन और वेन्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है ये सारे के सारे वेन्स अब हमारे होंगे। मास्टर, हमारी तो किस्मत खुल गई जो हमें इतना सारा ट्रेजर एक साथ मिल गया, जल्दी जल्दी से ये सारे हासिल कर लो, अब हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लिन चुआन ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जहाँ वो वांगलिंग से कह रहा था कि मास्टर बस सिर्फ आप ऑर्डर करो, मैं आपके लिए ये सारे के सारे गोल्डन फ्लेम और एक साथ इकट्ठा कर दूंगा। वांगलिंग उसका मुंह बंद करा देता है, क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर कुछ सोच रहा था। वो अपने सामने मौजूद उस गोल्डन फ्लेम और को टच करने से पहले अचानक से रुकते हुए कहता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये गोल्डन फ्लेम और वेन्स काफी जरा बाहरी सतह पर लगे हुए हैं, कोई भी असेंडेंट लेवल का कल्टिवेटर आसानी के साथ सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के साथ इन्हें ढूंढ सकता है, तो आखिर बाकी के असेंडेंट कल्टिवेटर्स को ये ट्रेजर यहाँ पर मिला क्यों नहीं, और अगर उसे ये ट्रेजर मिले तो वो लेकर क्यों नहीं गया। इस तरह के ट्रेजर अर्थ कोर में हजारों लाखों साल बाद बनते हैं, और जो इनके बनने का तरीका है वो सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल एक सेम साइज के नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर मौजूद जितने भी ये गोल्डन फ्लेम और वेन्स थे ये सारे के सारे प्योर और परफेक्टली यूनिफॉर्म शेप में है, मानो जैसे कि ये मिलकर एक स्केलेटन बॉडी क्रिएट कर रहे हो। ये सोचते वांगलिंग फुल से उड़ते हुए हवा में आ जाता है और अब उसे सब कुछ समझ आने लगा कि जिन चीजों को वो दरख्त समझ रहा था असल में वो दरख्त नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स है। और यूनसिया प्लेनेट पर मौजूद ये सारे के सारे गोल्डन फ्लेम और वेन्स ये एक बड़ा सा स्केलेटन बॉडी क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर सही तरीके से कहूँ तो वांगलिंग इस वक्त जिस यूनसिया प्लेनेट पर मौजूद है वो असल में खुद में ही एक बहुत बड़ा मून गेजर सरपेंट पैरासाइट है, जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में साइज में काफी जरा छोटा होता है, सेकंड फॉर्म में वो साइज में इतना बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ वो स्लीप में होता है। और अगर ये मून गेजर सरपेंट अपने थर्ड फॉर्म में आ गया तो उसके बाद वांगलिंग की खैर नहीं। वांगलिंग भी यहाँ पर चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अगर मैंने वो गोल्डन फ्लेम और वेन्स हासिल करने के लिए खुदाई करना शुरू की होती तो इसकी वजह से वो मून गेजर सरपेंट नींद से जाग जाता और इस तरह के टेरिफाइंग बीस्ट के सामने मेरा सरवाइव करना काफी जरा डिफिकल्ट हो जाता। शायद जितने भी असेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर्स यहाँ पर आए होंगे इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वो इस राज के बारे में नहीं जान पाए होंगे, और जब तक वो लोग समझे होंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी और वो सब मारे जा चुके होंगे, इसलिए अभी तक किसी और को इस ट्रेजर के बारे में मालूम ही नहीं हुआ। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेता बल्कि वो वहां से वापस जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मुझे ये गोल्डन
फ्लेम और विंस किसी तरीके से तो हासिल करनी है, क्योंकि मुझे ये अपने हेवन डिफाइंग बीट के लिए चाहिए। बस बात यह है कि मुझे कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा, यानी कि शायद वांगलिंग इस मून गेजर सरपेंट को नींद की दवाई या फिर कोई ऐसी चीज देने वाला है जिससे वो इसे बेहोश करके ये ट्रेजर हासिल कर सके। वांगलिंग तैयारी करने के लिए वापस से रानियन प्लेनेट की तरफ रवाना हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हुआन फैमिली पर आ जाता है, जहाँ हुआन मून लेक पर हम देखते हैं कि हुआन फैमिली के कई सारे एल्डर्स इकट्ठा हो चुके थे और सेंटर में यहाँ मिस ल्यूमी मौजूद थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर ये सारे के सारे एल्डर अपनी बॉडी से एक एक खून का कतरा निकालते हुए मिस ल्यूमी की बॉडी के अंदर बेचने लगे। तभी वहाँ पर मास्टर हुआन वू किंग भी आ जाता है, जो कि मिस ल्यूमी से कह रहा था कि ये ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद ल्यूमी तुम पूरी तरीके से हमारे हुआन क्लैन की एक मेंबर बन जाओगी। तुम्हारे पास भी हमारी हुआन फैमिली का ब्लड लाइन होगा। बस तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना होगा कि तुम इस हुआन फैमिली के ब्लड लाइन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करो और इसकी इज्जत को हमेशा बरकरार रखो। जो सुनकर मिस ल्यूमी अपने मास्टर के सामने सर झुकाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआन वू किंग ने ये अपनी बॉडी से ब्लड निकालते हुए उस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो किसी एंसेस्ट्रल स्पिरिट ब्लड लाइन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से आसमान से खतरनाक एनर्जी मिस ल्यूमी की बॉडी के ऊपर आकर गिर रही थी। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर ये सब देख रहा था। साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि पास में हमारी हुआन फैमिली भी इमोर्टल्स हुआ करते थे। हम लोग थंडर सेलेस्टियल रेल्म से बिलोंग करते थे, पर जब थंडर सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स कर किया और इमोर्टल ब्लड लाइन गायब हो गई, तो उसके बाद तब से लेकर अब तक हम लोग इस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्लड को प्योर और साथ ही साथ सुप्रीम बनाने के लिए। जो करने के लिए हुआन फैमिली के जितने भी एल्डर है उन्हें डिसाइपल के साथ अपने ब्लड शेयर करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा अपना ब्लड लाइन शेयरिंग तो यहाँ मास्टर हुआन वू किंग कर रहा था। वो इवन ये बात अच्छे से जानते रहे कि इतना सारा ब्लड लाइन शेयर करने की वजह से उनका कल्टिवेशन लेवल गिर जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वो मिस ल्यूमी के ब्लड लाइन को प्योर करने के लिए ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ उनके पास 10,000 इल्यूशन फॉर्मलेस डाउ थी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने 10,000 इल्यूशन फॉर्मलेस डाउ को भी एक्टिवेट करके मिस ल्यूमी के साथ शेयर करने लगे। 10,000 इल्यूशन फॉर्मलेस डाउ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और हम देखते हैं कि वो भी यहाँ मिस ल्यूमी को मिल जाती है, जिससे ग्रेट एल्डर को तो काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, क्योंकि अब तक हुआन वू किंग ने अपनी ये 10,000 इल्यूशन फॉर्मलेस डाउ किसी और डिसाइपल को नहीं दी थी। मिस ल्यूमी वाकई में काफी ज्यादा खुशनसीब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक की वजह से अचानक ही मिस ल्यूमी का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। एक के बाद एक लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए मिस ल्यूमी यहाँ पर असेंडेंट के ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच जाती है, जो देखकर तो ग्रेट एल्डर भी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि असेंडेंट लेवल में इंटर करने के बाद सिर्फ एक एक लेवल को पार करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन दूसरी तरफ मिस ल्यूमी के लिए तो ये बच्चों का खेल हो गया। इतनी आसानी के साथ उसने अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया, और वैसे भी एक असेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर को उसकी डाउ भी अंडरस्टैंड करके मिल जाती है। मिस ल्यूमी के मास्टर ने तो उससे 10,000 इल्यूशन फॉर्मलेस डाउ देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ मिस ल्यूमी ने उसे इवॉल्व करवा के 10,000 इल्यूशन डेविल डाउ में कन्वर्ट कर दिया, जो देखकर तो वहां पर मौजूद हुआन फैमिली के सारे कल्टिवेटर्स ही सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि हुआन फैमिली के ब्लड लाइन से 10,000 इल्यूशन डेविल डाउ तो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब ये लोग बस सिर्फ 10,000 इल्यूशन फॉर्मलेस डाउ का ही इस्तेमाल कर सकते थे, मगर चूंकि मिस ल्यूमी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो वो हुआन फैमिली के खोए हुए डाउ को वापस ले आई, जिसे 10,000 इल्यूशन हेवनली डेविल डाउ कहते हैं। मिस ल्यूमी का ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, जिसके लिए वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा कर रही थी, मानो जैसे कि मिस ल्यूमी का यहाँ पर एक नया जन्म हुआ हो। दूसरी तरफ मास्टर हुआन वू किंग को भी यहाँ अपनी डिसाइपल पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। हालांकि उन्हें तो परेशान होना चाहिए, क्योंकि उनकी कल्टिवेशन सेकंड स्टेप निर्वाणा स्काइरल से गिरकर पर्परल यंग पर आ चुकी है, लेकिन वो परेशान नहीं होते, उल्टा वो खुश होते हुए कह रहे थे कि शाबाश मेरी डिसाइपल, तुमने इस बुढ़ाऊ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ये कहती वो अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए कहता है कि एंसेस्टर्स, क्या आप देख पा रहे हैं कि हमारी हुआन फैमिली ने जो 10 मिलियन साल पहले 10,000 इल्यूशन हेवनली डेविल डाउ को खो दिया था, वो वापस आ गई, और उसे लाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी डिसाइपल हुआन मी है। ये बोलती हुआन वू किंग यहाँ हुआन मी यानी कि मिस ल्यूमी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब से तुम ऑफिशियली हमारी हुआन फैमिली की मेंबर बन चुकी हो, और हुआन फैमिली के मेंबर होने के नाते रानियन प्लेनेट पर तुम्हारी पहली बैटल होने वाली है, तो जाओ उन पर हुआन फैमिली का कहर बरसाओ और वहाँ खून की नदियां बहा दो। यहाँ इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ रानियन प्लेनेट पर भी आ जाता है, जिसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। ज़ाओ जुआन तो यहाँ पर उस सील को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो जो मर्जी कर ले कोई भी फायदा नहीं हो रहा।
तभी वहाँ पर संजी और रंजियो फेंग भी आ जाते हैं, जो कि यहाँ जाओ चुआन को शांत कराते हुए कह रहे थे कि शांत हो जाओ, अपनी एनर्जी को संभाल कर रखो, इस तरह से जाया मत करो। वैसे भी अगर हम तीनों मिलकर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करें तो हम तब भी स्टार लॉकिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते। जाओ चुआन भी कोशिश कर करके थक चुका था और वो यहाँ गुस्सा होते हुए कहता है, फिर हम आखिर क्या करें? अगर हम इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ पर हाथ धरे रख के अपनी मौत का इंतजार। रंजियो फेंग तो हुआन वू किंग की चाल को समझ चुका था कि वो हम लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपनी बेटी हुआन मी की इज्जत को हुआन